हेलो दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने अपना सेल कम्युनिकेशन इन 8051 हमने शुरुआत की थी। उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, हमने पढ़ा था RS-232 के बारे में। तो आज हम देखेंगे कि RS-232 को यूज़ करके हम कैसे अपने 8051 माइक्रो कंट्रोलर के बीच कम्युनिकेट करवाते हैं, उसके अंदर कैसे हम सीरियल डेटा ट्रांसफ़र करते हैं कि किस हिसाब से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें ये पता है, हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो RS-232 है, ये एक तो 1960s में पैदा आया था। इसका जन्म 1960s में हुआ था। किसने किया था? EIA ने किया था। ठीक है जी, इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। उस टाइम इसके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो वोल्टेज लेवल पे बने थे, वोल्टेज लेवल पे। ठीक है जी, अब इसका वोल्टेज लेवल क्या होता है? इसके अंदर दो चीज़ हमने पढ़ी थी, एक पढ़ी थी हमने मार्क और एक पढ़ी थी हमने स्पेस। ठीक है जी, अब मार्क क्या होता है? इस एक तरह से ये हमारे पास लॉजिक 1 है और स्पेस था हमारे पास लॉजिक 0। तो इसका वोल्टेज लेवल क्या था? मार्क का था हमारे पास +3 वोल्ट से +25 वोल्ट तक और स्पेस इसका माइनस। लेकिन हमारे जो कंट्रोलर्स थे जो 1970s में आए थे, जो कंट्रोलर थे, माइक्रो प्रोसेसर था या माइक्रो कंट्रोलर था, ये 1970s में आए। ठीक है जी, तो ये जो कंट्रोलर और प्रोसेसर थे ये तो TTL लॉजिक पे बेस्ड थे। ठीक है जी, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, इसमें क्योंकि इसमें हमारे ट्रांजिस्टर यूज हुए थे, CMOS NMOS ट्रांजिस्टर यूज हुए थे। तो वो तो जो उसका लेवल था वो 0 से +5 वोल्ट तक था, यानी 0 जो था वो लॉजिक 0 था और जो 5 वोल्ट था वो लॉजिक 1 था। तो अगर हमने अपने डेटा को सीरियली कम्युनिकेट करवाना है तो ये तो कंपैटिबल ही नहीं था, आईएसओ कंपैटिबल नहीं था। तो उसके साथ कैसे कर सकते थे? प्रोसेसर के साथ तुम मान सकते हैं क्योंकि प्रोसेसर के साथ तुम उसके आसपास चीज़ें लगाते थे। ठीक है जी, जैसे हमारे पास उसका आईओ पोर्ट्स हो गया, कुछ और चीज़ें होगी। तो इसमें भी कुछ दिक्कतें आई थी, इसमें भी कुछ दिक्कतें आई थी लगाने के लिए। तो प्रॉपर नहीं लगा था इसके साथ, तो हमें कुछ चीज़ें लगानी पड़ती थी। कंट्रोलर के साथ भी यही केस है। ठीक है जी, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि एक प्रोसेसर है, मदरबोर्ड के ऊपर लगा है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है जी, हमने आईओ पोर्ट अलग लगा दिया, फैन अलग लगा दिया ठंडा करने के लिए, रैम अलग लगा, मतलब सब कुछ अलग अलग लगा दिया। तो थोड़ी बहुत दिक्कत नहीं आई, लेकिन कंट्रोलर केस में हमें दिक्कतें आई क्योंकि ये तो एक सिंगल चिप है, हमने इसको तो कनेक्ट भी करना है उसके साथ, तो कैसे होगा? तो हमने इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि हम इसको इससे कैसे कनेक्ट करते थे। इसको हम इसका जो ये चीज़ थे हमारे, ये वाली चीज़ें, इसी को हम किस तरह इसमें कन्वर्ट करते थे। ठीक है जी, तो हमारे पास हमें इतना पता है, हमें एक चीज़ हम पता है कि जो 8051 कंट्रोलर है इसके अंदर मेरे पास एक पोर्ट है, पोर्ट 3, जो डुअल फंक्शन काम करता है। मतलब कि उसके पास एक तो इनपुट आउटपुट एड्रेस लाइन्स तो है ही है, सेकंड है उसके पास कुछ और फंक्शंस भी काम करते हैं, रीड राइट टाइमर इंटरप्ट्स। तो उसके पास दो पिन्स होती है, पिन नंबर 10 एंड पिन नंबर 11। तो इन पिन्स पे मेरे पास TXD एंड RXD है, यानी ये दोनों मेरी सीरियल ट्रांसफर के लिए सीरियल कम्युनिकेशन की पिन्स होती है, ट्रांसफर पिन और रिसीविंग पिन। तो इसके थ्रू हम अपनी सीरियल कम्युनिकेशन करवाते हैं। ठीक है जी, तो इसी को यूज कर इसी के साथ ही हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। बट अब हम कनेक्ट कैसे किया जाए? ठीक है, क्योंकि ये तो TTL लॉजिक नहीं है, TTL कंपैटिबल नहीं है, तो उसके लिए हमारे पास आते हैं लाइन ड्राइवर्स। ठीक है, लाइन ड्राइवर्स। अब ये क्या करते हैं, ये जो इसका वोल्टेज लेवल होता है ये इसको TTL में कन्वर्ट कर देते हैं, TTL वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे पास दो चिप्स होती है जो कि मैक्सिम कॉर्पोरेशन ने इसको डिजाइन किया था। अब वो थी नंबर 1 मैक्स 232 और नंबर 2 मैक्स 233। ठीक है जी, तो इसके इन दोनों के डेटा शीट्स
का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले 232 की बात करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो इसका जो डायग्राम है वो आपको आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप उसको देखिए पहले, फिर समझिए, फिर हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। ठीक है जी। तो जैसे कि आपने अपनी स्क्रीन पे देखा कि इसका डायग्राम देखा, तो उसके अंदर आपको एक चीज नजर आई है कि जो मैक्स 232 है, मैक्स 232, उसके पास कुछ चीजें हैं। पहला, उसके पास 4 कैपेसिटर्स है, 4 कैपेसिटर्स है। सेकंड, उसके पास है 2 ट्रांसमीटर पिंस, एंड थर्ड 2 रिसीविंग पिंस। ठीक है जी, ये उसके पास है। ठीक है जी। एंड ठीक, ये 3 चीज उसके पास है। मैंने इसके बाद 8 चीजें, 4 कैपेसिटर्स है, 2 ट्रांसमीटर पिन, 2 रिसीविंग पिंस है। ठीक है जी। अब इन पहले बात करते हैं कैपेसिटर्स का। अब जो कैपेसिटर्स है उनमें भी थोड़ी वेरिएशंस है, जैसे कि C1 और C2, ये मेरे पास 10 माइक्रोफैराड के। अब इनका काम क्या है? इनका, इन दोनों कैपेसिटर्स का काम है कि जो चार्ज है उसको पंप देना। जैसे कि हम पंप देते हैं कि तू ये काम तू बहुत अच्छा कर, तू लगा रहे करता रहे, तो हम उसको पंप दे रहे हैं। तो ऐसे इन दोनों कैपेसिटर्स का काम है कि जो भी उसमें लाइन डिवाइडर में उसका जो भी चार्ज हो रहा है उसको बिल्डअप करना, उसको पंप देना या उसको आगे भेजना। जैसे कि आपके व्हीकल के अंदर हम जो पेट्रोल है उसको पंप दे, वहाँ चलता रहता है। ठीक है नहीं, उसको उसका काम क्या होता है, पंप, जो इंजन का काम करता है उसको पेट्रोल को पंप देके वही गाड़ी को आगे चलाना। तो ऐसे ही इनका काम क्या है कि जो मेरी लाइन राइडर चिप है उसको आगे उसको काम उसको आगे बढ़ाना। ठीक है जी। तो अगले 2 कैपेसिटर जो मेरे पास है C3 एंड C4, ये मेरे पास 1 माइक्रोफैराड के भी होते हैं। अब इनका काम क्या है? अब क्या होता है, कई बार क्या होता है जब ये कन्वर्जन हो रही होती है, ठीक है जी, तो कुछ हमारे पास रिपल्स भी आ जाते हैं एंड कुछ हमारे पास अनवांटेड नॉइज भी आती है। अब इसको कैसे रिमूव किया जाए? इसको तो रिमूव करना है हमारे पास। तो मेरे पास ये कैपेसिटर्स काम आते हैं C3 और C4, ये रिपल्स और नॉइज को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये कैपेसिटर्स का काम होता है। एंड लास्टली, ये जरूरी नहीं है कि इसी वैल्यू का कैपेसिटर हो। मेरे पास इसकी जो रेंज होती है कैपेसिटर्स की, वो 1 माइक्रोफैराड से लेकर 22 माइक्रोफैराड तक हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। सेकेंड है, हमारे पास 2 ट्रांसमीटर पिंस और 2 रिसीविंग पिंस होती है। ठीक है जी। जैसे कि आपने अपने फोटो में देखा है, पिक में देखा है, उस आपको वहाँ पे T1 T2 R1 R2 नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। वो भी कैसे है, उसके अंदर T1 इन और T1 आउट लिखा हुआ है, R1 इन R1 आउट लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम उसमें से एक यूज करते हैं, एक रिसीविंग पिन और एक ट्रांसमीटर पिन यूज करते हैं, बाकी हम छोड़ देते हैं। मतलब एक एक्स्ट्रा होती है कि अगर हमने आगे का जरूरत पड़ जाए, कई बार वो पिन खराब हो जाती है, तो हम अगले पिन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों उसके लिए यूज होती है। अब होता क्या है, जो मेरे पास कंट्रोलर की पिन होती है TXT, उसको हम लाइन डिवाइडर की जो 11th पिन है T1 इन, उस तरह कनेक्ट करते हैं, और जो उसका 14th पिन होती है T1 आउट, उस वहां से लेकर ये आपकी जो होती है RS-232, उसकी सेकेंड पिन के साथ जोड़ देते हैं। अब सेकेंड पिन भी कौन सी, जो आपकी TX पिन होती है, और ये जो सेकेंड पिन है ये आपका जो DB25 25 पिन वाली जो आपकी RS-232 केबल होता है उसमें सेकेंड होती है, और DB9 में ये थर्ड पिन होती है। ठीक है जी, थर्ड पिन, ये आप ध्यान रखिए, उसके साथ कनेक्ट करते हैं। ऐसे ही रिसीविंग के साथ रिसीव होता है, और यहाँ पे थर्ड पिन होती है और यहाँ पे सेकेंड पिन होती है। ठीक है जी, तो वहाँ पे रिसीव होता है ऐसे।
तो इस तरह से ट्रांसमिट रिसीविंग ऐसे हो रही होती है हमारे पास, ठीक है जी। तो ये होती है 232 के बारे में इतनी ही जानकारी थी। अब बात करते हैं इसके सक्सेसर की, यानी 233 की। 233 अब उनमें डिफरेंस क्या है दोनों में? उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ एक मेजर डिफरेंस है, इसके अंदर कैपेसिटर्स नहीं होते, बस कैपेसिटर्स नहीं होते, क्योंकि इसका थोड़ा, क्योंकि सक्सेसर है, जो उसकी डिसएडवांटेज थी जैसे चार्ज पंप हो रहा है, रिपल नॉइज हो रही है, वो हम उसके लिए एक्स्ट्रा कैपेसिटर्स लगाने पड़े। लेकिन 233 में उसको अंदर ही सब कुछ कर दिया गया, कैपेसिटर्स तो हटा दिया गया। इससे क्या हुआ, एक तो हमारे पास बोर्ड की स्पेस बच गई, ठीक है जी, लेकिन उसके साथ ही ये इसका प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गई, यानी ये थोड़ी एक्सपेंसिव चिपसेट थी, ठीक है। तो ये तो था आपके पास कि हम 8051 माइक्रो कंट्रोलर को किस तरह अपने 2RS-232 के साथ कनेक्शन दे सकते, उसके अंदर कैसे हम सीरियली कम्युनिकेट करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो अब आपको समझ आया होगा टॉपिक। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने 8051 माइक्रो कंट्रोलर को सीरियली किस तरह से उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है जी। ये सिर्फ अब ये थियोरेटिकल पार्ट आप समझिए, उसका प्रोग्रामिंग पार्ट होगा वो हम अपनी जो प्रैक्टिकल सीरीज चल रही है इसकी, हम उसके अंदर देखेंगे। अभी आपसे समझिए इसको कैसे करते हैं वो, ठीक है। तो ये मैं इसको इरेज करता हूँ। तो हमारे पास इसके अंदर हमें इतना पता है, हमें पे एक जानकारी है कि जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है, इसकी डेटा शीट जो होती है उसमें एक चीज लिखी है कि ये फुल डुप्लेक्स सीरियल कम्युनिकेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब ये कैसे सपोर्ट करता है, हमारे पास इसके अंदर 3 रजिस्टर्स होते हैं जो 8 बिट के होते हैं। पहला होता है SBUF, फिर होता है SCON, एक होता है PCON, ठीक है जी। सीरियल बफर, सीरियल कंट्रोलर, प्रोग्राम कंट्रोलर, ठीक है जी। अब पहले बात करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास तो 8 बिट का होता है, तो बाकी बिट्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम उसके ऊपर बाद में देखेंगे कभी। तो इसके अंदर हमारे पास एक बिट होती है बिट 7, जो हमारे पास सीरियल कम्युनिकेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है SMOD, यानी सीरियल रेट मॉडिफाइड बिट। अब ये क्या करती है, कि जो हमारे पास एसिंक्रोनस मोड है ट्रांसफर का, उसका जो बॉड रेट है उसको ये कंट्रोल करने में हेल्प करती है। इसका काम सिर्फ यही है और कोई काम नहीं इसका, जस्ट टू कंट्रोल द बॉड रेट ऑफ एसिंक्रोनस मोड ट्रांसमिशन, ओके। अब हम बात करते हैं इन दोनों की, जो हमारे पास ज़्यादा यूज होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं SBUF की। अगर मैं SBUF की बात करूं तो ये तो 8 बिट का रजिस्टर है, जिसका एड्रेस मेरे पास है, जो अगर इसको करना तो उसका एड्रेस है मेरे पास 0x99H, ये इसका हेक्साडेसिमल में है, तो ये इस एड्रेस पे बैठा होता है, ठीक है जी। इसके अंदर क्या होता है कि अगर कोई मैंने ट्रांसफर करना है, अगर मेरी सीरियली ट्रांसफर हो रही है, तो जो भी डेटा है मेरे पास है वो जो ट्रांसमिट होगा, पहले वो जाएगा SBUF में, वहाँ थोड़ी देर बैठेगा, नहीं वेटिंग लाइन में बैठेगा, और जैसे ही होगा वो हो जाएगा अपने जहाँ पे उसने डेस्टिनेशन पे जाना है। ऐसे ही जब मेरा जो डेटा है वो जब रिसीव होता है वो फिर जाएगा SBUF में, वेट करेगा, फिर उसको अपनी डेस्टिनेशन पे जाएगा। तो SBUF का ये काम होता है कि आपको जैसे होता है कि अगर आप कहीं इंस्टीट्यूट में गए, ठीक है, पहले आपका रिसेप्शन पे जाते हो, वो कहते हैं जी आप थोड़ा सा वेट करो, हम आपको बुलाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे होता है, आप गए किसी इंस्टीट्यूट में गए, आपने रिसेप्शन पे कि मेरे आज इंटरव्यू है, या फिर मैंने ये
जिसके लिए पता करना, सपोज कुछ भी है, आप कोई कोर्स करने जा रहे हो, आप कहते हैं जी पबजी इस कोर्स के बारे में पता करना है, तो पहले आपको वेटिंग रूम में बैठा देंगे कि आप अभी बैठो, हम आपको बुलाते हो। तो जो भी कंसर्न का टीचर होगा, उस कोर्स का टीचर होगा, वो आपको आप बुला लेगा आपको, यानी आप उसके बाद अपना काम। तो हम बात कर रहे थे एसबफ। तो एसबफ मैंने क्या बताया, एक तो ये 8 बिट का है, दूसरा इसका एड्रेस ये होता है। तो इसमें होता क्या था कि जब भी कोई डेटा हम ट्रांसमिट करना है, वो पहले एसबफ में जाएगा, फिर उसके बाद अपने डेस्टिनेशन पे, सेम केस विद रिसीविंग। तो इसको एक्सेस कैसे करते हैं, सिंपल है कि अगर हम जैसे मैंने कोई चीज़ कर दी है, तो मूव एसबफ कॉमा ए, यानी एक्यूमुलेटर में ये होता है एक्यूमुलेटर, जो भी एक्यूमुलेटर में डेटा है वो एसबफ में चला जाए, ठीक है। ये होता है मेरे पास ये होता है मेरे पास डेस्टिनेशन, ये होता है सोर्स, ठीक है, इस हिसाब से होता है। या फिर मूव एसबफ कॉमा हैश डी। अब ये डी क्या है, अब जो ये डी होता है, ये एक एस का एक कैरेक्टर होता है, जिसका हमारे पास डेटा, जिसका कोड होता है 44H, ठीक है। आप लुकअप टेबल में देख सकते हो। तो मतलब कि जो ये डी है, यानी इसका 44 जो कोड है, वो एसबफ में चला जाए। तो इस हिसाब से हम एसबफ का यूज करते हैं। अब बात करते हैं अपने लास्ट यानी एसकॉन। अब एसकॉन को हम किस तरह से यूज करते हैं अपने सील कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है जी। एसकॉन, ठीक है जी। अब एसकॉन भी 8 बिट का रजिस्टर, तो इसको कैसे डिफाइन किया, इसकी पर बिट कौन सी क्या वैल्यू है, वो आपके स्क्रीन पर शो हो रही है, ठीक है जी, ठीक है जी। अब उसके अंदर हमारे आपने हर बिट देखी क्या, कौन सी बिट क्या प्रेजेंट कर दिया। तो अब मेरे पास ये 2 बिट्स होती है, SMO एंड SM1। अब ये क्या करती है, ये मेरी मोड डिसाइड करती है कि मेरा कौन सा मोड होगा, यानी सीरियल मोड कौन सा होगा मेरे पास। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका एक टेबल है कि मेरे पास जो SM0 है और SM1 है, वो मेरा कौन सा करेगा, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो अगर 0 0 है तो मेरा मोड 0 है, 1 1 है तो मोड 1 है, ये मोड 2 हो जाएगा, एंड मोड 3। यानी मेरे पास 4 मोड होते हैं, जिसमें से मेरा मोड 1 सबसे ज़्यादा यूज होता है, मोड 0 मोड 2 मोड 3 में इतना यूज नहीं होता। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना है कि इसकी है क्या चीज़, ठीक है जी। तो मेरा जो मोड 0 है, मोड 0, ठीक है, ये मेरा सिंक्रोनस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। इसके अंदर मेरे पास क्या होता है, ये मेरा जो डेटा है वो जाएगा और आएगा सिंक्रोनस वे में जाएगा, ठीक है जी। और इसका जो बॉड रेट होता है, जो बॉड रेट होता है इसका, वो होता है 1/12 ऑफ टोटल बॉड रेट। यानी अगर मेरे पास जो इसकी आपकी 8051 की जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो होती है 11.0592 मेगाहर्ट्ज की। तो मोड 0 में उसका बॉड रेट जो होगा वो 11.0592 मेगाहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, ठीक है जी। इतना उसका बॉड रेट होगा पूरा एक का, ठीक है जी। तो ये होता है कि ये ज़्यादातर यूज होता नहीं है। अब बात करते हैं मोड 1 की, ठीक है जी। मैं यहाँ से इसको रेज कर देता हूँ। अब मोड 1 आपका 10 बिट का होता है, इसका 10 बिट्स होते हैं। कैसे होते हैं, आपकी 8 बिट का तो डेटा होता है, ठीक है, ये मोड 1 की बात करो। 8 बिट का तो डेटा होता है, आपका एक स्टार्ट बिट होता है, एक स्टॉप बिट होता है, ठीक है जी। हमारा एसकॉन जो होता है वो यही करता है, हमारा जो डेटा वो ट्रांसफर करता है, जो डेटा ट्रांसफर होता है या रिसीव होता है, उसके अंदर मेरे पास 3 चीजें होती है। पहला एक स्टार्ट बिट, एक होती है डेटा बिट, और तीसरी होती है स्टॉप बिट। ये बिल्कुल थोड़ा सा उसकी तरह है कि जब हम अपने डिजिटल में अपना कोई डेटा है वो ट्रांसफर कर रहे होते हैं, तो उसमें हम कुछ सिक्योरिटी के लिए पैरिटी बिट्स डाल के भेजते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बिट्स होती है, तो
तो उसके वो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। स्टार्ट बिट स्टॉप बिट हमारे एंड में लगे होते हैं और डेटा बिट बीच में होता है, ठीक है जी। तो मेरा एस कॉन इन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो जो मेरा मोड 1 होता है उसमें आपकी एक स्टार्ट बिट होती है, एक स्टॉप बिट होती है और 8 डेटा बिट्स होती है। अब इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। तो इसके अंदर अगर मैंने बॉड रेट की बात करूँ तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हो, तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो उसको हम कैलकुलेट करते हैं। अगर हम बॉड रेट की बात की जाए तो 2 एस मॉड डिवाइडेड बाय 32, ये 1/32 होता है कि जितना हमने बॉड लेना होता है, मल्टीप्लाई बाय ऑसिलेटर की क्लॉक फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है जी। ये पूरा एक है, ये पूरा एक है, ठीक है जी। और पूरा सारा जितना भी है उसको डिवाइड कर देते हैं 12 इंटू 256 माइनस TH1, ठीक है। ये आपको दिया जाएगा, आपने सिर्फ बॉड रेट कैलकुलेट करनी है। तो ये इस हिसाब से इसका बॉड रेट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी। तो मोड 1 ही हम सबसे ज़्यादा अपने सीरियल कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है जी। सबसे ज़्यादा यही यूज़ होती है सीरियल कम्युनिकेशन के अंदर। अब मोड 2 की बात की जाए, अब मोड 2 मोड 1 की तरह ही है, बस इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे 10 बिट है, मेरे पास 11 बिट हो जाएंगे। 11 बिट भी कैसे, जिसमें एक स्टार्ट एक स्टॉप तो है ही है और बाकी हमारे पास जो है एक 8 बिट का डेटा है। बस मेरे पास जो एक बिट होएगी, वो मेरी प्रोग्रामेबल होगी कि मैं उसको उसकी वैल्यूज बार बार चेंज कर दूंगा, ठीक है जी। लास्ट आते हैं मेरे पास मोड 3। अब मोड 3 में मोड 3 भी बिल्कुल सेम है, बस इसमें फ़र्क क्या है कि ये काम करेगा मोड 2 की तरह ही, लेकिन इसका जो बॉड रेट है वो मोड 1 के जैसे हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब ये इसका मोड 1 और मोड 2 का मिला जुला हिस्सा है। बट लेकिन ये वाला मोड 0, मोड 2, मोड 3 इतना हम यूज़ नहीं करते। हम करते हैं सिर्फ मोड 1 ही सीरियल कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ यही करते हैं, क्योंकि इनमें कुछ खास भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो ये सिंक्रोनस ट्रांसफर करता है, वही सारे जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करता है, तो उसकी ज़रूरत नहीं कि बाई डिफ़ॉल्ट यही चलती है। मोड 2 मोड 3 में हम इसमें प्रोग्राम है और बिठाते जो बात क्यों करें हम, ठीक है। मोड 3 तो मोड 1 2 का तो मिक्सचर ही है, उसका क्यों हम यूज़ करके भी क्या फ़ायदा उठा लेंगे, तो होगा कोई फ़ायदा, लेकिन अभी के लिए कोई चक्कर नहीं है। तो मोड 1 है वो बहुत अच्छा मोड है, तो हम सबसे ज़्यादा यूज़ यही करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट की जो है SM2 की। अब SM2 बाय डिफ़ॉल्ट हम नहीं यूज़ करते इसके अंदर, तो क्योंकि जैसे पहले भी हमने कई रजिस्टर्स देखे तो उसमें भी हम कुछ बिट्स को यूज़ करते थे और कुछ बिट्स को हम यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते, SM2 अगर मैं 1 कर दूँगा तो ये मेरा जो है ये मेरा मल्टी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करना शुरू कर देगा। यानी मैं एक टाइम पर कई सारे मल्टीटास्किंग करना शुरू कर दूंगा। मैं इसको मल्टीपल कमांड को मल्टीपल कर देगा, जो कि हमारे 8051 की कैपेबिलिटीज़ के बियॉन्ड है। अगर हमको यूज़ करना है तो ये जो टॉपिक है मल्टीपर्पज़ कैपेबिलिटीज, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, अभी हम उस चीज़ में नहीं जाए, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको 0 ही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है रिसीव एनेबल यानी RENB। ये क्या करता है कि जब भी कोई डेटा हमारे पास सीरियली रिसीव होता है तो ये एनेबल हो जाता है। ये कहता है कि हाँ मेरे पास चीज़ आ गई है, मैंने आपको बताना अपना फ़र्ज़ था, मैंने आपको बता दिया ये मेरे पास आ गई है, ठीक है जी। तो अगर ठीक है जी, ये तो इसका ये काम होता है। इसके बाद आता है TB0 एंड TRB0। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी हम 0 रखते हैं, इसका हम यूज़ ही नहीं करते, ठीक है जी। इसका तो काम यही होता है कि हमें बताना होता है कि ये हमारे पास ट्रांसफर हो रहा है, रिसीव हो रहा है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम यूज़ नहीं करते। यानी ये 3 और ये 2 मतलब SM2 RB TB0 RB0 इसको हम बाय डिफ़ॉल्ट 0 ही रखते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आता है मेरे पास TIR।
अब ये क्या होता है, ये इंटरप्ट्स होती है, ठीक है जी। इन दोनों का काम थोड़ा सिमिलर इस REM की जैसे ही होता है। इसमें ये बताता है कि ट्रांसफर हम कर रहे हैं तो हाँ भाई मैंने ट्रांसफर कर दिया है, मुझे अगला डेटा था जिसको मैंने ट्रांसफर करना है, ठीक है जी। रिसीव अगर डेटा हुआ तो हाँ भाई मुझे रिसीव हो गया, अब आप फटाफट से अपने डेटा को यूज़ कर लो, डेटा लिख के और शिफ्ट कर दो इससे पहले कि वो डेटा लॉस्ट हो जाए, ठीक है जी। तो हमारे पास हमारे पास से 5 बिट्स हम यूज़ करते हैं, SM0 SM1, ये दोनों बताएगा मोड। रिसीव एनेबल, डेटा रिसीव करने के लिए मैं एनेबल हो चुका हूँ। TI एंड RI इंटरप्ट्स पता हो गए कि हाँ भाई मैं ट्रांसफर कर दिया, मैंने रिसीव कर लिया, अब आप आगे कार्रवाई करना शुरू कर दो, ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5, हम सिर्फ 5 यूज़ करते हैं इसके अंदर, बाकी ये तीनों हम इसको बाय डिफॉल्ट 0 रखते हैं, इसको यूज़ ही नहीं करते। SM2 हमारा मल्टी प्रोसेसिंग है, हम यूज़ नहीं करते। ये दोनों तो वैसे ही यूज़ करते हैं, बहुत रेयरली यूज़ होता है। और मोड्स में भी हम सिर्फ मोड 1 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा आज का टॉपिक। तो यहाँ पे हमारे पास सीरियल कम्युनिकेशन इन 8051 का टॉपिक थ्योरेटिकल पार्ट खत्म होता है, और उसका प्रैक्टिकल पार्ट है वो अपने प्रैक्टिकल सीरीज में देखेंगे, ठीक है। तब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।